गुड इवनिंग साथियों। और सब कैसे हो? कल अपन ने बात की थी काश्य सिंधु घाटी सभ्यता पे, मतलब काश्ययुगीन सभ्यता पे। इसके अपन ने भिन्न भिन्न नामों पे बात की थी। जैसे अपन ने सबसे पहले हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, सिंधु सरस्वती की घाटी कैसे नाम पड़ा, और काश्ययुगीन सभ्यता कैसे नाम पड़ा। कल अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उस समय एक पॉइंट रह गया था। उस समय आपने एक नाम पे चर्चा करने लगे, मेलुआ। मेलुआ ये शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द मेलुआ शब्द प्रयुक्त होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक के अंदर विकसित हुई थी, जो लगभग इसके समकालीन सभ्यता थी। तो वहां पर एक लिपि प्राप्त हुई है, वहां पर कुछ लिपि के अंदर लिखा हुआ था। तो वहां पर मेलुआ शब्द अंकित, मतलब कि वहां पर मेलुआ एक मुहर मिली थी, उसके ऊपर मेलुआ लिखा हुआ था। कहां पर? मेसोपोटामिया के अंदर एक लिपि प्राप्त, एक मुहर प्राप्त होती है जिसके अंदर मेलुआ शब्द अंकन किया गया था। तो वहां पर आपको मेलुआ शब्द भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा कल अपन ने बात करी थी अंतिम टाइम के अंदर, जब अपनी क्लास ऑफ हुई थी उस समय काश्ययुगीन पर अपने बात कर ली थी। एक शब्द था प्रथम नगरीयकरण। प्रथम नगरीय सभ्यता किसने बोला? अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम नगरीकरण अपने सभ्यता को बोल सकते हैं, परंतु इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि इसे किसने बोला था प्रथम नगरीकरण सभ्यता। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है, आजकल के एग्जाम के लिए सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है कि किसने बोला और क्यों बोला। तो इसको महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता बोला था गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इन्हें प्रथम नगरीकरण सभ्यता बोला था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसके उपनामों पर अपने चर्चा कर ली, क्या क्या नाम बताया मैंने। सबसे पहले हड़प्पा शब्द क्यों पड़ा? हड़प्पा इसलिए पड़ा कि इसका प्रथम नगर होने के कारण, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। उसके अलावा अपने सिंधु सभ्यता पढ़ा था। सिंधु सभ्यता क्यों पढ़ा? सिंधु सभ्यता इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे, इसके अधिकतर जो स्थल थे सिंधु घाटी नदी, इसी नदी के किनारे पर। उसके अलावा अगर अपने बात करें आगे, सरस्वती नदी, सरस्वती घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सरस्वती नदी घाटी के आसपास जो क्षेत्र मिले, इसके लगभग 1100 स्थल मिले थे, आपने बताए थे। उसके अलावा अपने बात कर रहे हैं काश्ययुगीन, तो काश्ययुगीन क्योंकि इस सभ्यता के अंदर अधिकतर जो वस्तुएं यूज की गई, जो अधिकतर जो चीजें यूज में लेके गए थे लोग, ये कांसे से बनी वस्तु को यूज करते थे। उसके अलावा प्रथम नगरीकरण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के अंदर इनके नगरों की विशेषता, इनकी जो सड़क प्रणाली थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। उसके अलावा जल निकास प्रणाली थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। इनके घर जो थे वो पक्की ईंटों से मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी ये सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा सड़क प्रणाली जो थी, अन्य सभ्यताओं के अंदर ऐसी सब प्रणाली नहीं देखी गई, इसलिए प्रथम नगरीकरण सभ्यता। और द्वितीय नगरीय कर्ण की सभ्यता बोला जाता है, जो अपने महाजनपद काल है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के समय को बोला जाता है द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण आपके आज के बारे में कोई पूछे तो बता देना। आज अपने बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले बताया था भूमिका बताई। उसके अलावा जो दूसरा आता है वो कौन सा है? उत्पत्ति के अंदर। और उत्पत्ति के अंदर इसके अंदर दो मत है। कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो विदेशी लोगों के कारण होती है, कुछ बोलते हैं इसकी स्वदेशी लोगों के, मतलब देशी लोगों का। अब यहाँ से एक मैं किताब के अंदर आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो भी अच्छी बात है। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है आपके लिए, पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हो। यहाँ से एग्जामिनर आज के टाइम में जो क्वेश्चन बनाता है वो इतना शानदार फ्रेमिंग करता है क्वेश्चन की कि वहां से अपने गलत करने की 100% उम्मीद रहती है। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे, एक तो विसरणवादी और एक आता है कर्मिक सिद्धांत। अब क्या है, उत्पत्ति के अंदर ये दो शब्द आपको अगर मतलब पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। विसरणवादी का मतलब ये होता है कि कहीं दूसरे देश से आकर, ये मान लो कोई अन्य देश है जैसे मेसोपोटामिया या इराक देश। आपको पता है मेसोपोटामिया जो सभ्यता वो कहाँ की है? इराक की है। उसके अलावा ये मेसोपोटामिया के लोग कहाँ पर आ रहे हैं? ये भारत के अंदर आ रहे हैं, ये भारत में आ रहे हैं। तो भारत में आकर मेसोपोटामिया के लोग भारत में आकर इस सभ्यता का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं अपने क्या? विसरणवादी। तो विसरणवादी जो सभ्यता, उस विसरणवादी जो सिद्धांत है उसके अंदर क्या होता है कि किसी दूसरे देश, किसी मान लो किसी के अंदर अपने रखेंगे मेसोपोटामिया, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया के अंदर से अपने रखेंगे तो किसी दूसरे देश के द्वारा किसी
अन्य देश की सभ्यता को बसाना। तो यहाँ पर अपने क्या शब्द यूज करेंगे कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा, मतलब क्या, मेसोपोटामिया या सुमेरियन, यहाँ पे सुमेरियन लिपि चलती थी। सबसे पहले जो प्राप्त लिपि होता है वो कौन सी होती है, सुमेरियन लिपि। ये लगभग 3200 BC पुरानी जो सब लिपि है ये अपनी थी सुमेरियन। तो यहाँ के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का बसाया जाना, ये बात के लिए जो साथ समर्थन दे रहे हैं वो कौन कौन से व्यक्ति दे रहे हैं, इनके बारे में अपने चर्चा करें कि यहाँ पर कौन कौन से व्यक्तियों ने ये बात बोली है कि विदेशियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के लिए। तो सबसे पहले अपने बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है किस किस के द्वारा हो रही है, मेसोपोटामिया और सुमेरियन लोगों के द्वारा जो उत्पत्ति कर रहे हैं उसके समर्थन में कौन कौन बोले। यहाँ पे गार्डन चाइल्ड, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला है। उसके अलावा क्रेमर ने बोला है। क्रेमर के अलावा जॉन मार्शल ने जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नाम रखा था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले इस सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। उसके अलावा अगर बात करें अपने डी कोसाम्बी, HD सांकलिया और लियोनार्ड बुल्ली ने इस सभ्यता को क्या बोला है कि ये जो सभ्यता है ये विदेशियों के द्वारा या मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा क्या इस सभ्यता का क्या किया है, विकास किया गया। इस सिद्धांत को बोलते हैं अपने विस्तरणवादी सिद्धांत। इसको अपने बोलेंगे ये विस्तरणवादी सिद्धांत का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कौन, ये जितने भी आपको सामने दिख रहा है, जैसे गार्डन चाइल्ड हो गया, क्रेमर हो गया, उसके अलावा जॉन मार्शल, HD सांकलिया, उसके अलावा डी कोसाम्बी, लियोनार्ड बुल्ली, ये जो व्यक्ति है सबके सब किसका समर्थन कर रहे हैं, विस्तरणवादी सिद्धांत का। अब अपने बात करते हैं देशी उत्पत्ति। देशी उत्पत्ति के बोलते हैं कर्मिक सिद्धांत। कर्मिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, यहाँ पे कोई बस्ती थी या कोई गांव थे, गांव में आगे जाकर एक शहर, पहले आपको पता है सबसे पहले बस्तियों का निर्माण सबसे पहले क्या होता है कि कोई कबीला आके यहाँ पे बसेगा। उसके बाद में वो क्या करे, कोई कबीला आके बसा, उसके बाद में वो क्या बनेगा, कस्बा बनेगा। कस्बा के बाद में वो क्या बनेगा, एक शहर बनेगा। ये होता है। सबसे पहले क्या, कोई आके लोग यहाँ पे बसेंगे, उसके बाद में वो क्या करेंगे, छोटी सी बस्ती बनाएंगे। बस्ती के बाद में क्या करेंगे, वो गांव बनाएंगे। गांव के बाद में क्या बनेगा, वो एक छोटा कस्बा बनेगा, और कस्बे के बाद में क्या बनेगा, शहर बनेगा। तो ये जो पद्धति दे रहे हैं इसको बोलते हैं अपने कर्मिकवादी सिद्धांत। कर्मिकवादी सिद्धांत क्या होता है कि भारत के लोगों के द्वारा या भारत के अंदर जो ग्रामीण बस्तियां थी उन्हीं के द्वारा एक विकसित रूप। अब ये कर्मिकवादी सिद्धांत कैसे होता है, तो आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग रहते थे यहाँ पर कृषि करने लगे। कृषि के द्वारा अधिशेष हुआ। अधिशेष मतलब किसी भी अधिशेष हुआ। अधिशेष हुआ तो अब उनके पास में क्या उत्पादन की अधिशेष होगा, गेहूं के अनाज में होगा, चावल में होगा, अन्य प्रकार जो ये क्या करेंगे, खाद्यान्न की जो वस्तुएं यहाँ पे खाद्यान्न के लिए जो भी फसल करेंगे। अब वहां से अधिशेष होने लगा। अधिशेष से क्या, टैक्स प्रणाली बढ़ी। टैक्स प्रणाली से क्या बढ़ा, अपना जो प्रशासन व्यवस्था है वो उच्च होगी। तो धीरे धीरे क्या हो, यहाँ पर एक कर्मिक विकास होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपने बोलते हैं कर्मिकवादी सिद्धांत। तो कर्मिकवादी सिद्धांत के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कर्मिकवादी सिद्धांत में देशी उत्पत्ति में दो आता है, एक तो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता और दूसरा है सोंधी सभ्यता। ये सोंधी सभ्यता ये कहाँ पर है, बीकानेर। और बीकानेर आपको पता है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। बीकानेर पड़ता है अपने राजस्थान महान के अंदर। उसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ पर ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के लिए जो समर्थन किया कि नहीं, ये ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के द्वारा ही क्या होता है, विकास होता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें कौन कौन व्यक्ति है, रोमिला ठाकुर ये और फेयर सर्विस, ये विदेशी व्यक्ति थे। इन्होंने समर्थन दिया है कि ये दोनों व्यक्तियों ने समर्थन दिया है कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर आमरी, नाल और कुल्ली, ये सिंध प्रांत के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। सिंध ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में अपना। तो पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत है, वहां पर ये ग्रामीण सभ्यताएं थी। अभी धीरे धीरे क्या होता है, एक विकसित रूप लेते गए। और ये हड़प्पा से पहले की, आपको पता है 3 काल में इसको बांटेंगे अपने, पाक हड़प्पा, हड़प्पा, उसके अलावा विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा। इससे अपने 3 भागों में इसको देखेंगे। तो इसके प्राक हड़प्पा, ये जो स्थल है ये कौन से प्राक हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा के विकसित होने से पहले जो गांव आते थे, आमरी, नाल, कुली, ये इन्होंने बोला कि यही गांव जो है आगे जाके शहरों में बदल गए। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, इस सभ्यता का विकास किया। उसके बाद में देखो सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता को सबसे पहले है कहाँ पे, इसको
अमलानंद घोष ने खोजा था। अमलानंद जो ये व्यक्ति है, इन्होंने 1953 के अंदर राजस्थान के अंदर इसको खोजा था। कब खोजा है? 1953 के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर अमलानंद घोष ने इसको खोजा है। और दूसरा यहाँ पे डीपी अग्रवाल है, इन्होंने भी इस सभ्यता का जो विकास है सोंधी सभ्यता से बताया। वो कैसे, अपने आगे चर्चा करेंगे। अचित दंपति, ये इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, सभ्यता का विकास जो है सोंधी सभ्यता से बताया। वो कैसे, आप देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने मत रखे हैं इस सभ्यता के अंदर, वो मत अभी अपने चर्चा करने। इन्होंने बोला कि इस सभ्यता का जो विकास है, यहाँ पर जो मर्द भांड मिले हैं, मर्द भांड, ये मर्द भांड जो मिले हैं, इन पे क्या है, इन पे पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते का अंकन है। मतलब कि यहाँ पे जो मृत भांड मिले, जो बर्तन मिले, उन पे क्या है, पीपल के आकृति बने, पीपल के पत्ते की आकृति बनी है। उसी का इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो बर्तन मिले, यहाँ पे पीपल के पत्ते की आकृति मिले, उसी प्रकार के जो बर्तन मिले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले। तो पहला रीजन इन्होंने। दूसरा रीजन क्या दिया, इन्होंने बोला